गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा जापान। तो अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इस बार भी टॉप पे रहा है जापान। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। कितने देशों में? 191 देशों में। फर्स्ट नंबर पे जापान है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। अच्छा, भारत की रैंक क्या है? भारत 85 नंबर पर है। मतलब अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के 58 देशों में एंट्री ले सकते हो। और देखो, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो, आपसे रैंक पूछी जाएगी। टॉप पे जापान है, भारत कितने पे है? भारत 85 पे है। और इस 85 रैंकिंग में भारत के साथ तजाकिस्तान भी है। मतलब भारत और तजाकिस्तान दोनों को 85 रैंक पे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना। पिछले साल की बात करेंगे तो भारत 84 नंबर पे था, अभी एक स्थान नीचे खिसक गया। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, अभी अक्टूबर नवंबर की बात है, एक आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था जिसमें भारत 58 नंबर पे था और उसमें टॉप पे न्यूजीलैंड था। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं और ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अब जापान टॉप पे, तो ये रहा मैप में जापान। देखो, इसकी कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन, नए प्रधानमंत्री बने थे योशिहिदे सुगा। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। अच्छा बताओ, अभी किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह सैटेलाइट को बनाने की घोषणा की थी? जापान ने ही। और आपको बता दूं कि 5 आइज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में भी शामिल होगा जापान। अभी जापान के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था हमने, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। वैसे उसमें भारत था, जापान था, यूएसए था और ऑस्ट्रेलिया भी था। इसके अलावा जापान ने जीरो कार्बन एमिशन का अपना टारगेट कब तक का रखा है? 2050 तक का। और याद रखना, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था अभी। इसके अलावा जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन भी लॉन्च किया था। और जापान के साथ अभी उत्तरी अरब सागर में एक एक्सरसाइज भी हमने किया था, जिमैक्स नाम का, जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। जापान से बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल ट्रेन कहां से कहां शुरू हुई है? तो आंसर होगा न्यू रेवाड़ी से न्यू किशनगढ़ तक। तो अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर यह ट्रेन चलाई गई है। फ्रेट कॉरिडोर मतलब क्या होता है? जिसमें केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी। और अभी इस कॉरिडोर पर दुनिया की सबसे लंबी डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर, ये चलाई गई है। जो कहां से कहां चली है? हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। और इस ट्रैक की लंबाई मैंने आपको बताई कितनी है? 306 किलोमीटर है। तो इस ट्रेन की 90 बोगियों में 435 ट्रकों के बराबर का माल लादा गया था। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी देखो, अभी आपको याद भी होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया था। और उससे पहले मोदी जी ने ही भारत की 100वीं किसान रेल का भी उद्घाटन किया था, जो कि चल रही है पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और देश की जो पहली किसान रेल है वो कहां से कहां चल रही है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चल रही है। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताइए, तो जॉन मथाई उनका नाम है। अभी लेटेस्ट प्रश्न आपको याद होगा ना, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? सुनीत शर्मा बन गए। इन्होंने किनका स्थान लिया? विनोद कुमार यादव का। और अभी इनको इंजीनियरिंग पुरस्कार भी मिला था विनोद कुमार यादव को। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार पॉल। वीरेंद्र कुमार पॉल ये अभी केन्या में भारतीय उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर हैं, जिन्हें अब सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
बाकी देखो पूजा देवी का नाम आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी ये। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने ये। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। अच्छा, सोमालिया की बात करेंगे तो ये एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप मैप में देखिए, ये रहा सोमालिया। कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल है। और यहीं पे अब भारतीय राजदूत बन जाएंगे वीरेंद्र कुमार पॉल। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने राइट अंडर अवर नोज नाम के उपन्यास को लिखा है? तो आंसर होगा आर गिरिधरन ने। तो आरबीआई के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर हैं ये आर गिरिधरन, और इन्होंने अपनी ये पहली नॉवल लिखी है जिसका नाम है राइट अंडर अवर नोज। बाकी विनय कुमार सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स। और अनुपम खेर ने कौन सी बुक लिखी है? योर बेस्ट डे इज टुडे। बाकी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने बुक लिखी थी जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, जिसको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया था। तो इस प्रश्न से आर गिरिधरन का नाम याद रखना, जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है जिसका नाम है राइट अंडर अवर नोज। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुधांशु धूलिया को। तो अभी जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा देखो, अभी चीफ जस्टिस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं एक बार सारे आपको 1 बाय 1 रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पंकज मित्तल की बात करेंगे, बताओ ये कहां के बने? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के ये नए चीफ जस्टिस बने। संजीव बनर्जी ये कहां के बने? तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। राघवेंद्र सिंह चौहान ये कहां के बने? ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। बाकी कुछ और भी देखते हैं। बताओ तेलंगाना के कौन बने? तेलंगाना हाईकोर्ट की तो वो बनी थी हिमा कोहली। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, इसलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सिक्किम हाईकोर्ट के बने थे जेके माहेश्वरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने मोहम्मद रफीक, और मोहम्मद रफीक पहले उड़ीसा में थे और अब उड़ीसा में कौन बन गए? एस मुरलीधर बन गए। बाकी एक और है अरूप कुमार गोस्वामी, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। तो ये सारे नाम आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपका यहां से। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करा करें। आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। तो उम्मीद करूंगा इस टारगेट को अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपके क्रेक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है उसके जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राज अय्यर। तो अभी भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर, इनको अमेरिकी सेना का पहला CIO यानी कि मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है। अब देखिए प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये भारतीय मूल के हैं, उसके अलावा अमेरिकी सेना के ये पहले CIO बने हैं। तो इनका नाम याद रखना, राज अय्यर इनका नाम है। बाकी संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए प्रेसिडेंट बने। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने। और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर शीला केनी को। तो अभी श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं ये डॉक्टर शीला केनी, और इन्हीं को 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी। और कहाँ पे आपने इनका नाम सुना होगा? देखो इनके जन्मदिन को हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं, तब मैंने आपको इनके बारे में बताया था। और कब मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे?
12 मई को मनाया जाता है। देखो बाकी डॉक्टर अमित केसरवानी की बात करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। हेमंत की बात करेंगे, हेमंत कुमार की, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और रंजीत सिंह डिसाले, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इनको। बढ़ते आगे। फिर 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा चाइना में। तो एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो 2023 में होने वाले 18वें एएफसी एशिया कप का आयोजन 16 जून से 16 जुलाई 2023 तक होगा। कहां पे होगा? चाइना में होगा। अब चाइना में होगा तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी इसकी रेनमिन भी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। वैसे देखो मैं आपको बताऊं, अगले साल 2021 में जो तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे वो आपके चाइना में होंगे, चाइना के शंटाओ में। और 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे, ये चाइना में ही होंगे, जिसका शुभंकर मैस्कट है फेई फेई। और 2022 में आपके 19वें एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसका मॉस्कट है, शुभंकर है, स्मार्ट ट्रिपलेट। और आपको पता ही है 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग चाइना में होंगे, जिसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से याद रखो, अभी जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट आई थी उसने बताया था कि 2028 तक चाइना यूएसए को पछाड़कर सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि भारत 2025 तक तो पांचवा और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की। अभी चाइना ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का भी निर्माण किया, जिसका नाम है फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना अभी चाइना, पहला यूएसए था। अभी चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसके अलावा चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नामक दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। अच्छा बताओ, चाइना ने मंगल पर अपना जो पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? तियानवेन-1 था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और देखिए, अगर दिव्यांग दंपतियों में से युवक जो है वो विकलांग हो जाता है तो उसे राज्य सरकार 15,000 रुपए की सहायता देगी, और अगर युवती विकलांग हो जाती है तो उसे 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अच्छा देखो, इसी से लिंक करके एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अभी उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है वो अगर दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे हम 2.5 लाख रुपए देंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की, जिसको शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। और इनसे 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। एक तो अभी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था, और बाय बाय कोरोना नाम की बुक को इन्होंने रिलीज किया था, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है गोविंद माथुर। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे मुख्यमंत्री माटी कला योजना भी शुरू हुई थी। अभी शादी अनुदान योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अभी जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। और इसका जो लोगो में जो बर्ड है ना, वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। बाकी यहाँ का जो राजकीय पशु वो बारहसिंगा है, राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की थी। याद रखना, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान भी शुरू किया गया था। और 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो,
देखो, एक तो उत्तर प्रदेश की जो सूर सरोवर झील है उसका नाम याद रखो। पूछा जाएगा कि सूर सरोवर झील कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्यों याद रखो? क्योंकि अभी इसे रामसर साइट का दर्जा मिल गया। टोटल भारत में अभी रामसर साइट कितनी है? 42 है आज के टाइम पे। और एक टाइगर रिजर्व भी याद रखो यहाँ पे, पिलीभित टाइगर रिजर्व। इसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो जीता था अभी। तो इतने पॉइंट्स आप अभी यहाँ से याद रखो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने राज्य में पेंशनर्स के लिए ये एम पेंशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखो, एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे हर 6 महीने में हर पेंशनर को ट्रेजरी ऑफिस जा करके अपना फोटो को अपडेट कराना पड़ता है। तो अब उन्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही ऑनलाइन ही इसे अपडेट करा पाएंगे। अब मणिपुर की बात है तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इसकी इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। देखो, मणिपुर में जो लोकटक झील है ना, एक तो याद रखो उसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, और जिसपे ही आपको मिलेगा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये याद रखो, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। उसके अलावा मणिपुर के फेयंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग, ये भी याद रखो। अभी वैसे मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। और देखो, मणिपुर से 2 आदमियों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो है ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, हॉकी इंडिया के ये प्रेसिडेंट बने, और एक डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे 2 फेस्टिवल आपको याद रखने हैं, एक तो संगई फेस्टिवल होता है और एक लाई हरौबा फेस्टिवल होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको यहाँ से याद रखने हैं। वैसे जो संगई है ना, संगई फेस्टिवल में जो संगई है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है, जो कि एक हिरण है जिसको संगई बोलते हैं। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आंसर होगा मार्कस रैशफोर्ड। तो अभी हाल ही में जारी CIAS फुटबॉल के रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड ये दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं। तो पहले नंबर पे हैं ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड, जिनकी ट्रांसफर वैल्यू है 1490 करोड़ रुपए। लियोनल मेसी इस लिस्ट में 97 नंबर पे हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो टॉप 100 से ही बाहर हो गए। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अभी कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर वाले ये पहले व्यक्ति बने। अभी इन्हें सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इन्हें अभी ग्लोबल फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो आप याद रखेंगे इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 7.7%। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, हमारे सांख्यिकी और कार्यान्वयन राज्य मंत्री यानी कि स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मिनिस्टर कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह है। चलो बताओ, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, याद रखना। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को। और इसकी खास बात यह है कि ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहले 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 2020 में मनाया था, और अब 2025 में मनाएंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले ही नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में टॉप पे रहा था केरल, 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ टॉप पे रहा था। और सबसे लास्ट में कौन सा राज्य रहा? बिहार नहीं है, याद रखना। इस बार सबसे लास्ट में रहा था आंध्र प्रदेश, 66.4 परसेंटाइल साक्षरता के साथ। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है।
तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।